सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 पार्ट 1 के छठे पाठ राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पहले संदर्भ दिया है, चुनाव का दिन। शंकरन उठा तो उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र में सबसे पहले पहुँचना चाहते थे। तो शंकरन जानना चाहता था कि वो कितने उत्साहित क्यों थे। तो नाना जी ने कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग शासक कैसे बने? 50 वर्षों से आज़ादी के बाद से हम अपने शासकों का चुनाव हर 5 साल में वोटिंग के द्वारा करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक बनते थे तो कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा जो बनने की प्रक्रिया में अलग अलग चीज़ें दिखाई दी। एक यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ। अश्व जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक घोड़ा जो था वो कुछ सैनिकों के साथ छोड़ दिया जाता था, और वो यदि इसको कोई दूसरा राजा रोकता था तो उसे लड़ाई करनी पड़ती थी उसे रोकने वाले से। और अश्वमेध यज्ञ के साथ जो अश्व के साथ जो घोड़े के साथ जो सिपाही चलते थे, उससे उस राजा को अगर वो उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे शक्तिशाली होता था। और यदि लड़ाई लड़ने के बाद जीतता था तो फिर वो राजा उसका अनुयायी बन जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, और ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, जो विशेष ब्राह्मण होते थे, और इसके लिए उन्हें उपाधि सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और इसमें सभी राजा बहुत उपहार लाते थे। तो इन आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाग की खाल उस समय के विशेष के अनुसार बनाया जाता था। तो विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राजा का सारथी जो होता था वो युद्ध में उसका बहुत ही साथी होता था, और उसे ले जाता था, बचाता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहता था, उसको सब चीज़ देखता था। तो राजा के सगे संबंधी, खासकर रानियाँ और पुत्र भी जो थे, वो छोटे मोटे अनुष्ठान पूरे करते थे। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव से अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। वैश्य अधिकतर जैसे व्यापारी वर्ग से संबंधित है, और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे यानी बहुत छोटे वर्ग का मानते थे, तो उनको अनुष्ठान में भाग नहीं लेने देते थे। वर्ण, तो जैसे कि उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के साथ रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो ये गंगा यमुना जो हमने पाठ के अनुसार पढ़ा था, उसमें ऋग्वेद जो है वो पंजाब वाले इलाके में रचा गया माना जाता है। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान के संपादन की रीतियाँ बताई गई हैं। तो समाज में कई समूह थे, और पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, 4 वर्गों में, जिन्हें वर्ण कहते थे। तो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, जिनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना था। दूसरा जो था क्षासक होते थे, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे, राजा वगैरह, उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिला तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। और पुरोहित ये कहते थे कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, लेकिन बहुत पहले जो था, लोगों को कार्यों के आधार पर उनका विभाजन होता था। तो धीरे धीरे फिर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पुरोहितों ने सबको जन्म के आधार पर वर्णों में बांट दिया था। तो इस समाज में बहुत सारी विसंगति हो गई थी, और इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया बहुत से लोगों ने, और वो अपने को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, और वो मानते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं है, और जबकि बहुत से लोग इसको सही मानते थे। उसके बाद हम देखते हैं जनपद। तो ये धूसर पात्र मिले हैं खुदाई में या ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे खोजें होती हैं। तो महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, जहाँ लोग बसते हैं। पुरातत्वविदों ने कई जनपदों की बस्तियों की खुदाई की, और दिल्ली में पुराने किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा में प्रमुख है। तो इससे पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र
कहा गया है। जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, सरल रेखाएं तथा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इन पे बनाए गए हैं। फिर है महाजनपद। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, हर तरह से, आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, राजा भी उनकी बहुत योग्य थे, तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदियाँ, चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। तो ऐसा राजाओं के आक्रमण से डरकर लोग अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि को दर्शाते थे। तो ये महत्वपूर्ण जनपद है, देखिए यहाँ पे पांचाल है, कुरु है, गांधार है, जहाँ की दुर्योधन की माता गांधारी थी, और ये अवंती है, कौशाम्बी, वैशाली और वज्जी, ये सब महाजनपद थे उस टाइम में। और ये नदियाँ हैं यहाँ पे। तो प्रदर्शन करते थे, इससे किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। और विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना बनाते थे, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र में दीवारें बनानी होती थी। लाखों की संख्या में ईंट पत्थर चाहिए होते थे। स्त्री पुरुष और बच्चे बहुत परिश्रम करते थे इसके लिए, और बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित देकर, वेतन देकर पूरे साल रखा जाता। तो कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो आहत सिक्के जो होते थे ये सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोल होते थे, या तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन पर लिखा हुआ कुछ नहीं होता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। और इनको जो था चोट करके, आहत यानी कि चोट करके ही बनाया जाता था, तो बहुत अच्छा इनका आकार नहीं होता था। और ये इसलिए इनको आहत सिक्के कहते हैं। सिक्के उपमहाद्वीप के अलावा अधिकांश स्थान पाए गए ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में थे। तो इस तरह के होते थे, देखिए आहत यानी कि खाली चोट करके इनको बनाया जाता था। तो कौशाम्बी एक महाजनपद था, तो वहाँ की एक दीवार है, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिले ईंट की दीवार का अवशेष है, बचा हुआ हिस्सा है, और इसका एक भाग का निर्माण शायद 2500 साल पहले हुआ होगा। तो देखिए किस तरह से बनाई गई है, इतनी सुंदर ये। फिर है कर यानी कि टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए महाजनपद के राजा लोग जो थे समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। जैसे आजकल के टाइम में हम बिजली का टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, बस का टैक्स देते हैं, यानी कि कर, हिंदी में इसको कर बोलते हैं। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, और उपज का 1/6वां हिस्सा जो होता था कर के रूप में था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में, व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर, जैसे अभी भी व्यापारी लोग देते हैं सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह। आखेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो ये लोग क्या देते होंगे, शहद हो गया, जंगलों से लाई गई चीज़ें, ये सब देते होंगे। फिर खेती में परिवर्तन। कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, और कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। खेतों में बीज न छिड़क कर धान की पौध, इस समय भी धान की पौध लोग लगाते हैं बहुत जगह, उनका रोपण किया गया। तो पहले की तुलना में ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इनमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, और ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो थे इस काम को करते थे। फिर आता है सूक्ष्म निरीक्षण। मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद था। तो यहाँ पर आप ढूंढिए मानचित्र में, और लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को सिंचाई उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता। जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह या कच्चा लोहे की खदानें थी, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए, और ये हर संभव साधन अपनाते थे दूसरे राज्यों को जीतने के लिए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, इस समय जिसे राजगीर कहा जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो मगध का क्षेत्र भी जो है बिहार का ही क्षेत्र है, और बाद में पाटलिपुत्र, आज के पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व जय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वो
मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया, जो कि पंजाब में है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया और इस बात से भयभीत हो थे भारत के शासकों में पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या है। तो इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है? तो यहाँ पर जो था सेनाओं को वेतन दिया जाता था और एक स्थायी सेना होती थी, जबकि ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया उसमें वो स्थायी सेना नहीं है। और किसी भी समय जब इस तरह के अवसर आते थे रक्षा करने का या लड़ाई का, तो उस समय लोगों को इकट्ठा करके एक सेना तैयार की जाती थी। फिर दूसरा महाजनपद है वज्जी। मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। उसके नज़दीक वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। गणिया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ऐसे भी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार जो होते थे इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सही वर्णन मिलता था। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान, भाषण दिए गए हैं और करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। तो अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? उनके सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो आज भी आप इन बातों को पालन करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बुद्ध की बातें आज भी जो हैं बहुत व्यावहारिक हैं। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। और बुद्ध ने ये भी कहा, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तो वो उन्नति करते रहेंगे। अभी कहीं और का देखा यूनान और एथेंस का। एथेंस यानी कि यूनान। इस समय ये हिस्सा हटा दिया गया है पाठों में से, ये पुरानी बुक्स में है और ये प्रश्न है, तो आप इनको हल कर सकते हैं पाठ को पढ़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।